आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरपोलेशन। तो आज देखिए, सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो देखिए, हम इंटरपोलेशन में हम आज ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि इंटरपोलेशन होता क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंटरपोलेशन के लिए क्या क्या मेथड यूज़ हो सकते हैं, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, ये कई सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंटरपोलेशन होता क्या है। तो देखिए, जब से हमने ये कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस स्टार्ट किए हैं, तो हमने पहले ही बात की थी, ये तब बहुत यूज़फुल होता है जब आपको फंक्शन नहीं पता होता, लेकिन आपको गिवन कुछ डेटा दिया होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए एक्स नॉट प्लस एच, मान लीजिए इतना भी नहीं करना, शॉर्ट में लिख लेते हैं एक्स नॉट, x1, x2, x3 डॉट 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 xn हो गए। उन पे वैल्यू कैसी आ जाएंगी, y0, y1, y2, y3 डॉट 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 yn। अगर आपको इस तरह का बस कुछ पॉइंट्स पे आपको वैल्यूज़ पता है, तो आपको अगर इंटरपोलेशन क्या होता है वो बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो नॉर्मली कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस में हम इसके बेसिस पे हम बिहेवियर ऑफ फंक्शन हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जो इंटरपोलेशन के लिए कुछ डेटा दिया होगा, अगर उस डेटा में विद इन दिस रेंज, यानी कि x0 से xn के बीच में जो कुछ पॉइंट्स पे तो दी है वैल्यू, अब सारे पे तो नहीं दी होगी, कुछ कुछ पॉइंट्स मिसिंग भी होंगे। तो अगर जो पॉइंट मिसिंग है, आपको वैल्यू पूछी गई, मान लीजिए किसी पॉइंट x डैश पे वैल्यू पूछी गई है, अगर वो x डैश वाला पॉइंट x0 से xn की इस रेंज के बीच में पड़ता है, तो उस पर जो वैल्यू निकालना होता है या जो ये भी प्रोसेस होता है, उसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन, ओके। और अगर आपको वैल्यू पूछी गई है, वो इस रेंज के बाहर पूछी जा रही है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्सट्रापोलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रेंज दे दी जाती है 1 2 3 4, अभी हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। इस पे वैल्यू को हमने y1, y2, y3, y4 और y5 से नोट कर दी। ये कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन होंगी, आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 2.5 पे वैल्यू कितनी होगी, तो ये क्या क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन होगा, इंटरपोलेशन टाइप का, क्योंकि ये 1 से 5 वाली रेंज के ही बीच में आ रहा है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए 4.2 पे वैल्यू कितनी होगी, तो ये भी एक इंटरपोलेशन का ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 0.2 पे कितनी वैल्यू होगी, तो भी ये एक्स्ट्रापोलेशन है। और या फिर आपको 5.1 पे पूछी जाए, 5.2 पे पूछी जाए, तो भी ये एक्स्ट्रापोलेशन का क्वेश्चन है। मतलब जब पॉइंट इन रेंज में नहीं पड़ रहा है तो वो एक्स्ट्रापोलेशन है, और इसके बीच में पड़ रहा है तो वो इंटरपोलेशन है। हमको इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है इंटरपोलेशन की? तो इंटरपोलेशन में क्या होता है ना कि हम बहुत बार देख चुके हैं कि हमेशा हमें डेटा अवेलेबल नहीं होता। सबसे नॉर्मल एग्जांपल की बात करें हम, तो सेंसस हो गया, जो जनसंख्या गणना होती है। तो क्योंकि हमें हर साल या फिर हमें किसी भी साल ज़रूरत पड़ सकती है कि कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए किसी भी साल डेटा की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जो सेंसस होती है वो हर 10 साल में होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे कि लास्ट टाइम जो हुई होगी 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हुई, फिर 2021 में होनी थी, फिर उसके बाद 10 साल बाद 2031 में होनी थी, ठीक है। तो अब आपको मान लीजिए, अभी जैसे कि अपना करंट सिनेरियो ले लीजिए, ठीक है, 2021 में जनगणना नहीं हुई, ठीक, लेकिन आपको क्या करना है, पॉलिसी तो बनानी है। पॉलिसी के लिए आपको आप 2011 के डेटाबेस पे तो नहीं डिपेंडेंट रह सकते, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो आए होंगे। तो जब आपको 2001 का डेटा पता है, किसी भी रेफरेंस में जिस भी रिलेटेड आपको पॉलिसी बनानी है, उससे रिलेटेड आपके पास डेटा 2001 का है, फिर 2011 का है, ठीक है, 2031 का है। अगर मैं प्रीवियस सिनेरियो की बात करूँ तो 2001 से पहले भी जनगणना हुई है, उनके बेसिस पे भी कुछ ना कुछ डेटा अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आपको इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए 2003 पे आपको कोई पॉलिसी बनानी थी, ठीक है, 2003 का डेटा तो अवेलेबल नहीं था, तो अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो इसमें आप इंटरपोलेशन यूज़ कर सकते हैं कि जो भी डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम 2003 के डेटा का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो इंटरपोलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह के प्रोसेस के लिए इंटरपोलेशन वाली टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है ये समझ में आया होगा। अब मेथड ऑफ इंटरपोलेशन की बात करते हैं। तो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन है वो जनरली
तीन तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड हो गया, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी गिवन पॉइंट है उन पे ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि एक एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, गिवन पॉइंट पे आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। अब जब एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू बता सकती हैं। बट ऑब्वियस सी बात है, ये भी मेथड जो है वो बहुत एक्यूरेट नहीं होता है कई बार, क्योंकि वो तो डिपेंड करेगा ना कि आपने दो पॉइंट के बीच में कर्व कैसे ड्रॉ किया हुआ है। जैसे कि अगर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, अब इनके बीच में कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार ये मेथड एक्यूरेट होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। तो ये हो गया आपके पास ग्राफिकल मेथड। और दूसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं कर्व फिटिंग मेथड। तो कर्व फिटिंग मेथड में भी एक दूसरा मेथड है, उसमें आपको थोड़ा सा बिहेवियर ऑफ कर्व दिया रहेगा कि दो पॉइंट के बीच में बिहेवियर ऑफ कर्व कैसा है। जैसे कि इसमें एक मेथड आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, और भी मेथड आते हैं। तो एक मेथड हो गया कर्व फिटिंग मेथड। और तीसरा मेथड है जिसे हम कहते हैं यूज़ ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। तो एक हो गया ग्राफिकल, एक हो गया आपके पास कर्व फिटिंग, और एक मेथड हो गया आपके पास जिसे हम कहते हैं यूजिंग कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में आपको यहाँ पे पढ़ना है वो ये थर्ड वाला ही मेथड पढ़ना है कि कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस के हेल्प से आप इंटरपोलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ इंटरपोलेशन भी क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सेंट्रल, विद अनइक्वल इंटरवल्स, इन सब का क्या मतलब है। तो देखिए, जो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन होगा वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहला तरीका, अगर आपको मान लीजिए x0, x1, x2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे xn हो गया, इस पे जो वैल्यूज़ हैं वो y0, y1, y2 डॉट 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 yn दी हुई है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर ये जो गिवन डेटा सेट है x0, x1, x2, ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये इक्वल गैप में है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल्स पे आपको ये सारी वैल्यूज़ पता है, तब इसे कहते हैं इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। जैसे कि अभी हमने सेंसस की बात करी, हर 10 साल में होता है, यानी कि जब आपके पास हर 10 साल में होगा, आपका गैप कितना हो गया, 10 का गैप हो गया, ठीक है। मान लीजिए आपको 1 पे दे दी वैल्यू, फिर 10 के बाद 10 का गैप करके 11 पे दे दी, फिर 21 पे दे दी, फिर 31 पे दे दी। तो अगर इसमें किसी बीच के पॉइंट पे वैल्यू पूछी जा रही है तो उस तरह का इंटरपोलेशन कैसा हो गया, विद इक्वल इंटरवल्स वाला हो गया, ठीक है। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कब यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि आपको इनमें से जो इनके क्योंकि इंटरपोलेशन है तो इसी रेंज में वैल्यू पूछेगा, अगर जो वैल्यू पूछी गई है वो स्टार्टिंग से नज़दीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे पूछा जाएगा कि 9 पे वैल्यू बताओ, तो 9 जो है वो 1 और 11 यानी कि आगे की तरफ से ज़्यादा नज़दीक है, पीछे से काफ़ी दूर पड़ रही है, तो इस जनरली केस में इसे हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कह देते हैं। ऐसी बैकवर्ड इंटरपोलेशन, अगर जो कोई वैल्यू मान लीजिए मुझे 29 पे पूछेगा तो ये पीछे की तरफ से ज़्यादा नज़दीक है, तो अगर हम इसमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे तो आपका ज़्यादा करेक्ट आंसर आएगा। आंसर फॉरवर्ड वाला भी यूज़ करके 29 पे आ सकता है, बट वो कम एक्यूरेट होता है, तो इसके लिए हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से 11 से 21 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू ले लूँ, मान लीजिए इनके बीच में जो वैल्यू ली है हमने 16 ले ली, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं 16 जो है वो पूरे डेटा सेट के ठीक बीचों बीच में है। अब 16 आपको फॉरवर्ड से भी उतनी ही डिस्टेंस पे पड़ेगा, बैकवर्ड भी से भी उतनी ही डिस्टेंस पे पड़ेगा। तो इस वाले केसेस के लिए हम यूज़ करते हैं सेंट्रल इंटरपोलेशन, ठीक है। तो इसके लिए आपको सेंट्रल ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं सेंट्रल इंटरपोलेशन, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड भी यूज़ करेंगे तो भी आपको 16 पे आंसर मिल सकता है, बैकवर्ड यूज़ करेंगे तो भी मिल सकता है, लेकिन आपको अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर सेंट्रल इंटरपोलेशन से मिलेगा। और फाइनली आता है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स, मतलब जो ये आपको डेटा सेट दिया हुआ है, अगर ये अनइक्वल गैप पे है, ठीक है, एक 1 पे दे दिया, एक 5 पे दे दिया, एक 7 पे दे दिया, एक 9 पे दे दिया, एक 21 पे दे दिया, इस टाइप का अगर गैप पे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं दो के बीच में इक्वल गैप नहीं है, तो इस वाले केस के लिए जो इंटरपोलेशन यूज़ किया जाता है विद अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इक्वल वाले इंटरवल के लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, अनइक्वल वाले के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो आपके सिलेबस में ये इक्वल वाला और अनइक्वल वाला है, और ये सेंट्रल इंटरपोलेशन अलग से मेंशन नहीं किया गया है, तो हम सेंट्रल इंटरपोलेशन नहीं पढ़ेंगे, ओके। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स और ये जितनी भी हमने टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई थी वो सब क्लियर हो गई होगी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाला क्वेश्चन करेंगे।